दोस्तों लगता है साल 2026 इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इस साल के शुरू में ही अमेरिका द्वारा वेनेजुएला की कैपिटल काराकस पर अटैक किया जाता है और वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुराओ को एबडक्ट कर लिया जाता है। इसके पश्चात अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत ही बिजार स्टेटमेंट देते हैं, जिसके अनुसार वह कहते हैं कि अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में उनको ग्रीनलैंड पर कब्जा करना होगा। अब ग्रीनलैंड डेनमार्क के सोवरेनिटी में आने वाला एक ऑटोनोमस क्षेत्र है। अब इन इंसिडेंट्स और धमकियों के पश्चात इंटरनेशनल स्तर पर, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स के स्तर पर कॉमोशन शुरू हो गया। ईयू की मीटिंग्स हुई, इसके साथ साथ और कंट्रीज ने भी अपने इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स के स्टैंड्स को रिवैम्प करने का प्रयास किया। अभी कॉमोशन चल ही रहा है, इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी घटना और सामने आ गई है, वो है स्ट्रेटेजिक आर्म कंट्रोल्स इज अबाउट टू एंड। स्ट्रेटेजिक आर्म्स कंट्रोल, स्ट्रेटेजिक वेपन्स होते हैं ऐसे वेपन्स दैट आर केपेबल ऑफ कॉजिंग वेरी हैवी डिस्ट्रक्शन। ऐसे हथियार, ऐसे मिलिट्री इक्विपमेंट जो बहुत हैवी डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर वॉरहेड्स, फॉर एग्जांपल थर्मोन्यूक्लियर वॉरहेड्स, फॉर एग्जांपल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, फॉर एग्जांपल सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स। अब ये वेपन्स इंटरनेशनल पीस और स्टेबिलिटी के लिए बहुत ही डेट्रीमेंटल होते हैं, खतरनाक होते हैं। इसलिए कंट्रीज ने अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ये डिसाइड किया कि इन वेपन्स की गिनती को लिमिट किया जाएगा, इन वेपन्स की गिनती को लिमिट कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ कंट्रीज एक दूसरे के साथ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर ऑपरेट करेंगे। फॉर एग्जांपल अमेरिका और रशिया के बीच में एक ट्रीटी हुई 1992 में, जिसका नाम था स्टार्ट, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी, स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन ट्रीटी, जिसका उद्देश्य यह था कि दोनों सुपर पावर्स अमेरिका और रशिया अपने स्ट्रेटेजिक आर्म्स की गिनती को कम करेंगे, बैलिस्टिक मिसाइल्स, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स। इसके साथ साथ न्यूक्लियर वॉरहेड्स की गिनती को कम किया जाएगा और एक दूसरे के साथ हॉटलाइन पर एंगेज किया जाएगा। इसके साथ साथ अगर उन कंट्रीज के बीच में कभी वॉर की सिचुएशन आती है तो जल्दी से सिचुएशन को डिफ्यूज कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ एक दूसरे की डिप्लॉयमेंट या फिर यूं कहो कि वेपन, स्ट्रेटेजिक वेपन्स की डिप्लॉयमेंट को शेयर किया जाएगा, ताकि एक कंट्रीज को एक दूसरे के वेपन्स का पता रहे और डेटरेंस रहेगा कि हमने अगर किसी प्रकार की जरूरत, किसी प्रकार की अनएक्सपेक्टेड ऑडेसिटी करने का प्रयास किया तो सामने वाली पार्टी या कंट्री भी रिटेलिएट करेगी। जब 1992 के अंदर दोनों कंट्रीज ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से स्टार्ट को साइन किया और फिर 2011 में इसको दोबारा से रिन्यू किया गया। तो स्टार्ट, स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी ने कहीं ना कहीं इंटरनेशनल स्तर पर, यूं कहो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पीस और स्टेबिलिटी बनाने में बहुत ही बड़ा योगदान दिया। अब 5 फरवरी 2026 यानी कि आज स्टार्ट ट्रीटी समाप्त हो गई है, लैप्स हो गई है, क्योंकि इस ट्रीटी को पहले 1992 में साइन किया गया था, उसके पश्चात साइन किया गया 2011 के अंदर। तो 2011 में साइन की गई थी 10 वर्षों के लिए और उसको 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था। दैट मींस ये समाप्त होनी थी 2026 फेब 5 में। अभी ट्रीटी का ड्यूरेशन या पीरियड जैसे ही समाप्त होता है वैसे इंटरनेशनल स्तर पर एक वॉइड, एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। अब सुपर पावर्स, मिलिट्री सुपर पावर रशिया और अमेरिका के बीच में ऐसी कोई संधि इंटरनेशनल लेवल पर एग्जिस्टेंस में नहीं है। इंटरनेशनल लॉ के तहत अब उनके बीच में ऐसी कोई संधि नहीं है जिसके माध्यम से वो अपने स्ट्रेटेजिक आर्म्स पर लिमिट लगा सकें। अब बोथ ऑफ देम आर ओपन टू डू व्हाटएवर दे वांट। एक और यूक्रेन युद्ध को चलते हुए 3 वर्ष हो गए हैं, दूसरी ओर इंटरनेशनल स्तर पर इंस्टेबिलिटी पैदा हो रही है, और तीसरी ओर एक ऐसा मीडियम या एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके माध्यम से दोनों कंट्रीज अपने स्ट्रेटेजिक वेपन्स को लिमिट में रखती थी वो भी एक्सपायर हो गया। और अमेरिका और यूएस ने ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं दिया है कि वो दोबारा से नेगोशिएशंस करके इस ट्रीटी को रिन्यू कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं दुनिया अब एक अनसर्टेनिटी की ओर बढ़ रही है। और आज स्टार्ट की एंडिंग के कारण देखिए अपने आप के अंदर ऑक्सीमोरन, स्टार्ट की एंडिंग, स्टार्ट मींस स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी की एंडिंग के कारण एक बार फिर से इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स के अंदर डाउट्स क्लियर हो गए इंटरनेशनल पीस और स्टेबिलिटी को लेकर। तो आज की वीडियो के अंदर हम स्टार्ट के बारे में ही समझने का प्रयास करेंगे। स्टार्ट डॉक्ट्रिन या स्टार्ट ट्रीटी, माफ कीजिएगा, क्या थी, स्टार्ट ट्रीटी ने किस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल पीस एंड स्टेबिलिटी को बनाने में अपना योगदान दिया, और स्टार्ट या अन्य पर इसी प्रकार की अन्य ट्रीटीज की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो मैं आपको ब्रीफ में शुरू से बताना चाहता हूं कि स्टार्ट क्या चीज है। और स्टार्ट, स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी को समझने से पहले हमें समझना होगा कि इसकी आवश्यकता, जरूरत क्यों पड़ी। इसके लिए मैं समझना होगा आर्म्स रेस। देखिए 16 जुलाई 1945 को वर्ल्ड वॉर चल रहा था। वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने एक प्रोजेक्ट इनिशिएट किया, इसका नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। आप सबने एक मूवी देखी होगी ओपनहाइमर, तो ओपनहाइमर मूवी मैनहट्टन प्रोजेक्ट के चीफ कोऑर्डिनेटर के ऊपर ही बनी है, डायरेक्टर के ऊपर ही बनी है। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के दौरान अमेरिका ने दुनिया का पहला न्यूक्लियर वेपन डेवलप किया, टेस्ट किया,
और अमेरिका ने इन्फॉर्म कर दिया यूएसएसआर को कि हम जापान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज करने जा रहे हैं इन रिटेलिएशन फॉर द अटैक ऑन पर्ल हार्बर इन 1941। इसके पश्चात सोवियत यूनियन ने 1949 के अंदर एक आर्म्स रेस में इन्वॉल्व होते हुए अपने खुद के न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग की। तो अमेरिका ने टेस्टिंग की 1945 में और सोवियत यूनियन ने टेस्टिंग की 1949 में। हालांकि उस वक्त अमेरिकन इंटेलिजेंस, द सो कॉल्ड इनविंसिबल अमेरिकन इंटेलिजेंस का यह अंदेशा था कि अभी सोवियत साइंटिस्ट 3 या 4 साल और न्यूक्लियर वेपन नहीं बना पाएंगे, लेकिन उन्होंने 3 साल पहले ही न्यूक्लियर वेपन बना दिया। अब जैसे ही विश्व की मेजर 2 सुपर पावर्स, मिलिट्री सुपर पावर्स के पास न्यूक्लियर वेपन्स आए, तो कहीं ना कहीं जियो स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स के माइंड में एक बात क्लियर हो गई कि हो सकता है कि अब दुनिया में आर्म्स रेस शुरू हो जाए, जो हुई भी। आर्म्स रेस मतलब हथियारों को अक्वायर करने की होड़। एक कंट्री ने एक वेपन अक्वायर किया, उसकी कंपटीशन में दूसरी कंट्री ने एक वेपन अक्वायर किया, फिर उसके रिटेलिएशन में पहली कंट्री ने कुछ नया वेपन डेवलप किया। तो ये एक प्रकार की स्ट्रेटेजिक आर्म्स की होड़ लग जाती है। देखिए, अब जैसे जैसे दोनों कंट्रीज ने न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लिए, 1952 के अंदर, 1952 के अंदर अमेरिका ने एक और डिस्ट्रक्टिव वेपन, थर्मल न्यूक्लियर वेपन, जिसकी ईल्ड हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर फेंके गए न्यूक्लियर बॉम्ब से कई 100 गुना ज्यादा थी, डेवलप किया। तो 1952 के अंदर मार्शल आइलैंड में अमेरिका ने टेस्टिंग करके थर्मो न्यूक्लियर वेपन, दैट मींस हाइड्रोजन बॉम्ब, डेवलप किया। और 1955 के आसपास यूएसएसआर ने भी ये वेपन डेवलप कर लिया। अब इसके साथ साथ अभी तक वेपन्स डेवलप हो रहे थे, लेकिन डिलीवरी व्हीकल्स नहीं। वेपन और डिलीवरी व्हीकल 2 अलग अलग चीजें होती हैं। एक होता है वॉरलोड, जो लगाया जाता है डिलीवरी व्हीकल, मतलब मिसाइल के ऊपर। तो मिसाइल के ऊपर वेपन लगाया जाता है, और मिसाइल को जब चलाया जाता है तो मिसाइल उस वेपन को, या यूं कहो कि बॉम्ब को, न्यूक्लियर डिवाइस को डिलीवर करती है ऑन द टारगेट, और तब जाके डिस्ट्रक्शन होती है। तो पहली बार यूएसएसआर ने 1957 के अंदर एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप की, आईसीबीएम, जिसकी रेंज 5500 किलोमीटर से ज्यादा होती है। अब यूएसएसआर ने जैसे ही ये आईसीबीएम डेवलप की, तो पूरा का पूरा अमेरिका उसके स्ट्राइक रेंज में आ गया। तो 1957 के अंदर यूएसएसआर ने पूरी दुनिया को एक बारी के लिए सरप्राइज कर दिया, खासकर यूएसए को सरप्राइज कर दिया बाय डेवलपिंग इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, और उसके साथ साथ एक रॉकेट भी भेजा स्पेस के अंदर 1957 के अंदर। अब अमेरिका ने इसी प्रोग्राम की होड़ करते हुए एटलस मिसाइल प्रोग्राम चालू किया, और 1958 के अंदर अपनी आईसीबीएम डेवलप किया। अब देखिए कंट्रीज किस प्रकार से एक दूसरे के रिएक्शन में या रिटेलिएशन में वेपन डेवलप कर रहे हैं। 1958 के अंदर ही यूके, अब यूके भी कहां पीछे रहने वाला था? यूके जो किसी समय पर दुनिया का दादा हुआ करता था, यूके ने भी 1958 के अंदर न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लिया। 1958 एक ऐसा देश था, एक ईयर था, जिसके अंदर यूके, यूएस और यूएसएसआर ने 100 से भी ज्यादा वेपन्स को टेस्ट किया। अब जब इस स्पेस पर आर्म्स रेस आगे बढ़ रही थी, तो फिर कंट्रीज को, जो स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स को और यूनाइटेड नेशंस के ऑफिस बेयरर्स को लगा कि अगर हम ऐसे ही न्यूक्लियर आर्म्स रेस के अंदर फंसे रहे तो कहीं ना कहीं दुनिया की शांति भंग हो जाएगी। इसीलिए अब प्रयास किया गया कि आर्म्स रेस को थोड़ा सा धीरे किया जाए। खत्म तो नहीं हो सकती, समाप्त तो कभी नहीं हो सकती, लेकिन धीरे किया जाए। तो इसी के लिए यूएसएसआर, यूके और यूएस ने मिलकर एक अग्रीमेंट किया, जिसका नाम था लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी, जिसको पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी भी कहते हैं। 1963 में इसको साइन किया गया। इस ट्रीटी के पीछे का उद्देश्य था कि तीनों कंट्रीज अग्री करेंगी, जिन जिन के पास न्यूक्लियर वेपन थे, कि वो न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग ना तो पानी के अंदर करेंगी, ना ही आउटर स्पेस में करेंगी, अगर करेंगी भी तो अंडरग्राउंड। तो बिकॉज ऑब्वियसली पानी के अंदर जब न्यूक्लियर टेस्टिंग होती है या स्पेस में होगी, तो उसका न्यूक्लियर फॉल आउट होता है, जो आसपास के क्षेत्रों के लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। रेडियो एक्टिविटी फैलती है, रेडियो एक्टिव केमिकल स्प्रेड हो जाते हैं। तो इसीलिए इन कंट्रीज ने 1963 के अंदर पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी, क्योंकि ये तीनों कंट्रीज ही थी जिनके पास उस वक्त न्यूक्लियर वेपन्स थे, इन्होंने अग्री कर लिया कि हम अब न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग सतह पर नहीं करेंगे, हवा में नहीं करेंगे, पानी में नहीं, केवल अंडरग्राउंड करेंगे। इसके साथ साथ एक हॉटलाइन बनाई गई। हॉटलाइन मींस एक कम्युनिकेशन चैनल ओपन किया गया यूएसएसआर और यूएस के बीच में, कि अगर दोनों कंट्रीज कन्फ्रंटेशन के कगार पर आ जाए, झगड़े के कगार पर आ जाए, ये सिचुएशन आ जाए कि ऐसा लगे कि अब एक कंट्री ने दूसरी कंट्री के ऊपर स्ट्रेटेजिक वेपन का प्रयोग कर दिया, तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए एक हॉटलाइन बनाई गई। दैट मींस दोनों कंट्रीज के कमांडर्स और प्रेसिडेंट्स एक दूसरे से इमीडिएटली बात कर सकेंगे एंड न्यूक्लियर एक्सचेंज या अन्य प्रकार की किसी प्रकार के झड़प को रोक पाएंगे। नेक्स्ट, अब 1968 के अंदर एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ, दैट इज नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। अब जैसे ही यूएसएसआर ने, यूके ने और अमेरिका ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया, फ्रांस और चाइना में पीछे नहीं थे। 1964 में फ्रांस और चाइना ने भी न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप कर लिया। अब 5 कंट्रीज हो गई जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, और उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अब ये डर फैल गया इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी कम्युनिटी में कि जिस प्रकार से न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी
और न्यूक्लियर वेपन्स प्रोलिफरेट हो रहे हैं, तो दुनिया की हर कंट्री जिसके पास थोड़े से भी रिसोर्सेज हैं वो न्यूक्लियर वेपन एक्वायर करने का प्रयास करेगी, और दुनिया एक बारूद के ढेर पर जाकर बैठ जाएगी कि अगर एक गलती होती है कंट्री से तो दुनिया के अंदर न्यूक्लियर वॉर चालू हो जाएगा। तो इसीलिए 1968 के अंदर यूनाइटेड नेशंस के एजिस के अंदर नेगोशिएशंस कंप्लीट हुई, और एक ट्रीटी साइन हुई, उसका नाम है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसके अब तकरीबन 190 मेंबर्स हैं। अभी ट्रीटी जो ऑब्वियसली मेंबर स्टेट्स के ऊपर बाइंडिंग थी, अंतर्राष्ट्रीय लॉ, इंटरनेशनल लॉ के अनुसार अगर कोई कंट्री किसी ट्रीटी पर हस्ताक्षर करती है तो इन दैट केस वो ट्रीटी की ऑब्लिगेशन उसके ऊपर बाइंडिंग हो जाती है, राइट। अब वो अगर कंट्री ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं करती तो इन दैट केस मैटर जो है इट कैन बी टेकन टू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, 1968 के अंदर ट्रीटी इंटरनेशनल लेवल पर ट्रीटी साइन हो जाती है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसका उद्देश्य ये था कि जिन कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन बन गए हैं अभी तक 1968 तक, यूएसएसआर, चाइना, फ्रांस, यूएसए और यूके, वो अपने पास न्यूक्लियर वेपन्स रखेंगी। लेकिन जिन कंट्रीज ने अभी तक नहीं बनाए, जैसे इंडिया बनाने के स्टेज पे था, पाकिस्तान भी बना ही रहा था, नॉर्थ कोरिया, वो कंट्रीज अब न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकती, दे कैन नॉट पोजेस। ना तो वो टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी ले सकती हैं, ना ही वो न्यूक्लियर डिवाइसेस ले सकती हैं, ना ही न्यूक्लियर वेपन ले सकती हैं, और ना ही बना सकती हैं। उसके बदले में उनको कंट्रीज कहती हैं, ये न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स कहती हैं कि हम आपको टेक्नोलॉजी देंगे पीसफुल पर्पस के लिए, हम आपकी सहायता करेंगे कि आप न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग करो, लेकिन पीसफुल के लिए। हमने हथियार बना लिए, अच्छी बात है, हम सबसे समझदार हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम आपको नहीं बनाने देंगे। तो इसलिए इंडिया ने आज तक एनपीटी पे साइन नहीं किया, बिकॉज इट इज डिस्क्रिमिनेटरी। ये 5 कंट्रीज को अलाउ करती है कि आप न्यूक्लियर वेपन रखो, उसके अलावा छठी कंट्री कोई न्यूक्लियर वेपन बना ही नहीं सकती। तो इंडिया, पाकिस्तान, अब पाकिस्तान का स्टैंड जो है वो इंडिया से हाइफनेटेड ही होता है। पाकिस्तान इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं करता, जो इंडिया करेगा वो पाकिस्तान करेगा। तो इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इजराइल, साउथ सुडान ने अभी तक एनपीटी पे साइन नहीं किए। अब इसके साथ साथ दोनों कंट्रीज ने, यूएसएसआर, यूएसए ने मिलकर अपने आर्म्स को कम करने का, रिड्यूस करने का प्रयास किया। देखिए 1960 और 70 के अंदर यूएस सोवियत रिलेशंस ठीक हुए, कहीं ना कहीं रिलेशंस के अंदर गर्मा गर्मी दिखी, थॉ दिखा। इसीलिए दोनों कंट्रीज ने मिलकर स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन टॉक शुरू की, स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन टॉक्स शुरू की। लीजिए, अब स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन टॉक के अंदर 2 महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुई। पहला था एबीएम ट्रीटी, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, जिसके तहत कहा गया कि कंट्रीज, जिसके तहत दोनों कंट्रीज ने एग्री किया कि वो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम केवल अपने कैपिटल में डिप्लॉय करेंगे और उसकी एक और साइड पर डिप्लॉय करेंगे। दैट मींस दोनों कंट्रीज ने कह दिया कि हम अपने अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को एक ही स्थान अपनी कैपिटल में डिप्लॉय करेंगे। क्यों? ताकि डेटरेंस बना रहे। अब अगर कंट्रीज के पास एंटी मिसाइलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, डिफेंस सिस्टम होंगे तो दूसरी कंट्री से डरेगी नहीं, उसको पता है कि दूसरी कंट्री ने अटैक किया तो हम अपने एयर डिफेंस का प्रयोग करके वेपन्स को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं हवा में। तो दैट मींस अब ये इररिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। तो जब आप भी जानते हो सामने वाले के पास हथियार है और सामने वाला भी जानता है कि आपके पास हथियार है, तब आप दोनों रिस्पॉन्सिबली बिहेव करते हो। और कहीं ना कहीं न्यूक्लियर वेपन्स ने चीज दर्शाई है कि जब से न्यूक्लियर वेपन्स आए हैं, लार्ज स्केल कॉन्फ्लिक्ट्स दुनिया में खत्म हो गई है। प्रॉक्सी वॉर चलते हैं वो अलग बात है, लार्ज स्केल कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गई है, क्योंकि अब लीडर्स भी जानते हैं कि अगर हमने लार्ज स्केल वॉर को इनिशिएट किया और वो वॉर हमारे कंट्रोल से बाहर चला गया, तो इन दैट केस, रशिया यूक्रेन वॉर एक एक्सेप्शन है, इन दैट केस न्यूक्लियर एक्सचेंज तक बात पहुंच सकती है। इसीलिए न्यूक्लियर वेपन्स की डेवलपमेंट ने दुनिया को कहीं ना कहीं एक डर भी दिया और दूसरा शांति की ओर भी लेकर गया। दिस इज कॉल्ड एज आयरनी। तो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी हुई, इसके साथ साथ सॉल्ट वन स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन ट्रीटी हुई, जिसके अनुसार दोनों कंट्रीज ने एग्री किया कि वो अपने न्यूक्लियर मिसाइल साइलोज होती हैं, फॉर एग्जांपल एक प्रकार का एक सिलेंडर होता है जिसके अंदर न्यूक्लियर मिसाइल्स होती हैं, जहां से उसको लॉन्च किया जाता है, जो मूवेबल होता है। तो न्यूक्लियर मिसाइल साइलोज और सबमरीन साइलोज को कम किया जाएगा। तो यहां पर दोनों कंट्री ने एग्री कर लिया कि साइलोज, चाहे वो सबमरीन हो चाहे वो लैंड बेस्ड हो, जिससे न्यूक्लियर वेपन को लॉन्च किया जा सकता है, हम उनके नंबर्स को कम कर लेंगे एटलीस्ट 5 साल के लिए। इसके साथ साथ एक बार फिर से एक ट्रीटी हुई जिसका नाम है स्टार्ट, जो साइन की गई 1991 के अंदर यूएस और सोवियत यूनियन के बीच में, जो अब लैप्स हो गई है, राइट। इस ट्रीटी के अनुसार दोनों कंट्रीज ने एग्री किया कि वो अपने स्ट्रेटेजिक वेपन्स को कम करेंगे, स्ट्रेटेजिक वेपन्स को कम करेंगे। हालांकि ट्रीटी 1991 में साइन हुई थी, 1991 के अंदर ही यूएसएसआर डिसॉल्व हो गया, दिसंबर 1991 के अंदर। तो 4 ऐसी स्टेट्स थी यूएसएसआर की सक्सेसर स्टेट्स, फॉर एग्जांपल रशिया, कजाकिस्तान, जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे। अब उन चूंकि वो अलग अलग स्टेट्स हो गई, तो उन चारों को फिर से टेबल पे लाया गया, एक लिस्बन प्रोटोकॉल साइन हुआ, और इन 5 कंट्रीज ने, यूएसएसआर की सक्सेसर स्टेट्स और यूएस ने मिलकर दोबारा से स्टार्ट पर दोबारा से साइन किए,
आर्म्स ट्रीटी पर दोबारा साइन किया और 1994 के अंदर दोबारा से स्टार्ट फोर्स में आ गया। अब जैसे ही स्टार्ट फोर्स में आता है, दोनों कंट्रीज ने कुछ ऑब्लिगेशन एक्सेप्ट की। ऑब्लिगेशन थी पहला, दोनों कंट्रीज अपनी आईसीबीएम की संख्या 5500 से ज्यादा नहीं करेगी। दैट मींस 55, माफ कीजिएगा 1550, नॉट 5500, 1550 मैक्सिमम नंबर ऑफ मिसाइल्स होंगी आईसीबीएम किसी कंट्री के पास, यूएसएसआर यूएसए के पास। और 1550 के अंदर कुछ मिसाइल्स बैलिस्टिक होंगी, बैलिस्टिक मिसाइल्स, कुछ होंगी सबमरीन लॉन्च और कुछ होंगी हैवी रेंज बॉम्ब्स, राइट। दूसरा, वॉरहेड, दोनों कंट्रीज ने एग्री किया कि हम 6000 से ज्यादा वॉरहेड डेवलप नहीं करेंगे। अब ये मजाक है, 6000 वॉरहेड। नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर एक बॉम्ब पड़ा था, कितना हैवी डिस्ट्रक्शन हुआ था। तो इन्होंने एग्री किया कि हम 6000 से ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएंगे, राइट, 6000 से ऊपर। तो वैसे ये मजाक है, ये ट्रीटी अपने आप के अंदर ही मजाक है। इसलिए अगर ये खत्म भी हो जाती है तो कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर यूएसए और यूएसएसआर 10,000 बॉम्ब्स भी बना लेते हैं, 6000 और 10,000 में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि 6000 छोड़ो, अगर 6 न्यूक्लियर बॉम्ब भी चल गए आज की सिचुएशन के अंदर, इट विल कॉज हैवी डिस्ट्रक्शन। तो 6000 तक तो बात आएगी नहीं। लेकिन इन कंट्रीज ने फिर भी सो कॉल्ड समझदारी दिखाते हुए एग्री किया कि हम 6000 से ऊपर न्यूक्लियर वॉरहेड डेवलप नहीं करेंगे, और 6000 वॉरहेड को ही अलग अलग डिलीवरी व्हीकल जैसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल और बॉम्बर्स के ऊपर डिप्लॉय करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, इसके साथ साथ कंट्री ने, यूएसए और यूएसएसआर ने एग्री किया कि जब तक स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी फोर्स में रहेगी, इसके साथ साथ कंट्रीज अपने नेशनल टेक्निकल मील्स का प्रयोग कर सकते हैं, अपने अपने माध्यमों का प्रयोग करके, अपने अपने मेजर्स का प्रयोग करके एक दूसरे की कंप्लायंस को मेजर कर सकती है। मतलब कंट्रीज देख सकती हैं कि सामने वाले कंट्री इस ट्रीटी ऑब्लिगेशंस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और इसके साथ साथ कंट्रीज ने साइन किया, कंट्रीज ने एग्री किया कि वो डाटा शेयर करेंगे, दोनों कंट्री डाटा शेयर करेंगी स्ट्रेटेजिक डिलीवरी व्हीकल्स, कि किस किस कंट्री के पास कितने डिलीवरी व्हीकल, दैट मींस मिसाइल्स हैं। इसके साथ साथ उनकी मिसाइल्स की लोकेशन कहां पर है, डिप्लॉयड और नॉन डिप्लॉयड। अब फॉर एग्जांपल, अगर मुझे पता है कि मेरे एडवर्सरी को पता है मेरी मिसाइल्स कहां कहां है, और मुझे भी पता है कि मुझे भी उसकी मिसाइल्स पता है ना, इन दिस केस हम दोनों ही रिस्पॉन्सिबली बिहेव करेंगे, बिकॉज वी नो कि अगर एक ने भी गलती की तो उसके पास मेरी लोकेशन है मिसाइल्स की, मेरे पास उसकी लोकेशन है, इट विल बी ए म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। इसीलिए ये डाटा शेयर किया गया ताकि कंट्रीज को, यूएसए और यूएसएसआर को या रशिया को पता रहे कि दोनों की मिसाइल लोकेशंस कहां पर, ताकि दोनों ही न्यूक्लियर वेपन को यूज करने की जरूरत ओडेस्टी ना कर सके। नेक्स्ट, इसके साथ साथ ऑन साइड इंस्पेक्शन, ऑन साइड इंस्पेक्शन का भी प्रावधान बनाया गया, जिसके तहत कंट्रीज एक दूसरे की साइट्स के ऊपर चेकिंग कर सकती हैं, ऑन साइड इंस्पेक्शन। तो पहले 5 साल यूएसए ने तकरीबन 335 इंस्पेक्शंस की और रशिया ने 243, टू इंश्योर कि दोनों कंट्रीज अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर रहे हैं। अब स्टार्ट के माध्यम से दोनों कंट्रीज ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स, वॉरहेड और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी डिलीवरी सिस्टम्स को तो लिमिट कर लिया, एक दूसरे के ऊपर एक प्रकार की मॉनिटरिंग सिस्टम भी लगा दिए। लेकिन स्टार्ट ट्रीटी साइन की गई थी 10 साल के लिए। ये शुरू में 1994 के अंदर फोर्स में आई थी, तो इसको 15 साल के लिए लाया गया था, 2009 में एक्सपायर हो गई थी। उसके बाद दोबारा से नेगोशिएशन हुआ और फिर 2011 में दोबारा से 10 साल के लिए फोर्स में आई। 10 साल में फोर्स में आने के बाद इसको फिर से 5 साल के लिए एक्सटेंड किया गया, 2021 के अंदर फिर से 5 साल। तो 2026 फेब में ये ट्रीटी एक्सपायर हो गई। दैट मींस कंट्रीज को, यूएसए रशिया को पता था कि ट्रीटी एक्सपायर होने वाली है, लेकिन फिर भी उन्होंने रीनेगोशिएशन को कोई प्रयास नहीं किया। रशियन सोर्सेज के अनुसार कि उन्होंने कोशिश की थी, यूएसए को एक मैसेज, ऑफिशियल मैसेजेस भेजे थे कि स्टार्ट ट्रीटी खत्म होने वाली है, इसलिए आप रीनेगोशिएशन कर लो, हम आपके संग नेगोशिएशन करते हैं और स्टार्ट के अंदर जो भी चेंजेस करने होंगे हमारी खुद की ऑब्लिगेशंस में, वेपन सिस्टम और कितने कम किए जाएंगे, डिलीवरी सिस्टम कितने कम किए जाएंगे, हम एक दूसरे से मिलकर नेगोशिएट कर लेते हैं। लेकिन रशिया कहती है यूएसए ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। और डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया था मीडिया के द्वारा, स्टार्ट समाप्त होने वाली है, आपका क्या विचार है, क्या आप नई ट्रीटी साइन करेंगे? डोनाल्ड ट्रंप इन अ वेरी पीविश मैनर सेड कि समाप्त होती तो होने दो, एक बेटर एग्रीमेंट कर लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का एटीट्यूड आप जानते ही हो, उनका एटीट्यूड हमेशा डिफाइंड रहता है, इंटरनेशनल लॉ को लेकर डिफाइंड ही रहता है। तो इस साइड की खत्म हो रही होने तो कोई बात नहीं, नई ट्रीटी साइन कर लेंगे। तो दैट मींस यूएसए इज नॉट सिंसियर इन साइनिंग दिस ट्रीटी। बट सिंस अगेन आई एम टेलिंग यू बच्चे, अगर ये ट्रीटी लैप्स भी हो गई है, लैप्स हो चुकी है, अगर ये दोबारा से री साइन या रीन्यू नहीं होती तो भी इसको बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। कंट्रीज ने ऑलरेडी एक दूसरे को
अलाउ किया 6,000 न्यूक्लियर वॉरहेड रखने के लिए, 1500 आईसीबीएम रखने के लिए। 1500 आईसीबीएम बहुत होती हैं, 6,000 न्यूक्लियर वेपन्स बहुत होते हैं, इतने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। अगर उन्होंने एक दूसरे को रिस्ट्रिक्ट किया होता 25, 30, 50 न्यूक्लियर वेपन पर, तब बात समझ में आती। लेकिन 6,000 वेपन्स पर रिस्ट्रिक्ट किया है, तो ट्रीटी ये समाप्त भी हो जाती है। तो उसके बाद अगर मैंने पहले भी बताया कि रशिया और यूएसए 10,000, 20,000 वेपन्स भी बना लेते हैं इन केस, तो कोई बड़ा फर्क नहीं है। 6,000 न्यूक्लियर वेपन्स भी उतने ही डिस्ट्रक्टिव है जितने 10,000, क्योंकि 6,000 ना तो 6,000 प्रयोग होंगे ना ही 10,000 प्रयोग होंगे। तो प्रश्न आता है कि अब होगा क्या फ्यूचर में। देखिए फ्यूचर में दोबारा से देखिए, अगर ये ट्रीटी साइन हो जाती है, दोबारा से रिन्यू हो जाती है, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज जाएगा। ये ट्रीटी मैसेज देने के लिए ही थी कि वर्ल्ड के सुपर पावर्स दे आर सीरियस अबाउट कंटेनिंग द आर्म्स रेस। प्रैक्टिकली इस ट्रीटी का कोई फायदा नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक आई टेल यू। 6,000 न्यूक्लियर वॉरहेड एक दूसरे को आप अलाउ कर रहे हो, दैट आर मोर देन सफिशिएंट टू डिस्ट्रॉय द एंटायर प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम। अर्थ तो छोड़ ही दो, 6 और 6,000 12,000 न्यूक्लियर वेपन्स अगर हो गए, इतने चल गए, तो अर्थ छोड़ो सारे प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। लेकिन फिर भी मैसेजिंग जा सकती है। कंट्रीज अगर यूएसए और रशिया दोबारा से एक दूसरे के साथ मिलकर बैठ कर तय करते हैं कि दे वांट टू एंटर इनटू न्यू स्टार्ट और न्यू ट्रीटी, तो दुनिया को मैसेज आएगा कि कहीं ना कहीं रशिया यूएस के रिलेशंस जो है वो बेहतर हो रहे हैं। तो दिस वुड बी अ स्टेप टुवर्ड्स अ थॉ इन द रिलेशन वन, जो ऑलरेडी खराब हो चुके हैं रशिया यूक्रेन वॉर के बाद वन। और अगर दोनों कंट्रीज मिलकर नहीं करती हैं, तो इन दैट लेवल यूनाइटेड नेशंस के अंदर, जनरल असेंबली के अंदर जो एक डेलिब्रेटिव बॉडी होती है, कंट्रीज मिलकर एक प्रपोजल डाल सकती हैं कि एक ड्राफ्ट बनाया जाए। अब ये एक डिसआर्मामेंट के लिए एक बहुत अच्छा स्टेप हो सकता है। हाइपोथेटिकली प्रैक्टिकली नहीं होगा, आई टेल यू, मैं आपको भी बता देता हूं। लेकिन एग्जाम के अंदर लिखने के लिए यू कैन राइट डाउन कि दिस कैन बी अ वेरी गुड स्टेप टुवर्ड्स डिसआर्मामेंट, राइट। यूएन के अंदर कंट्रीज मिलकर एक ड्राफ्ट बना सकती हैं जहां पर दे कैन एंटर इनटू अ ट्रीटी, जहां पर हर कंट्री जिसके पास स्ट्रेटेजिक वेपन्स हैं इंक्लूडिंग इंडिया, वो कमिट करेगा टू रिड्यूस देयर स्ट्रेटेजिक वेपन्स एंड टू इंश्योर प्रॉपर कंप्लायंस। तो यूनाइटेड नेशंस के अंदर देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी दैट अ न्यू ट्रीटी, अभी स्टार्ट ट्रीटी केवल यूएसए और यूएसएसआर मतलब रशिया के बीच में थी, एक नई ट्रीटी आ सकती है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, बट प्रोवाइडेड द वर्ल्ड पावर शोज सीरियसनेस इंक्लूडिंग इंडिया। तो आज की वीडियो के अंदर मैं समझने का प्रयास किया कि स्टार्ट ट्रीटी क्या चीज थी, आर्म्स रेस कब से शुरू हुई, इसके साथ साथ क्या आवश्यकता थी स्टार्ट ट्रीटी की, और इसके समाप्ति के पश्चात इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी कल शाम 6 बजे स्टडी आईक्यू ऑप्शन चैनल पर। सो प्लीज स्टे कनेक्टेड विद स्टडी आईक्यू ऑप्शन चैनल। एंड अगर आप चाहते हैं हम किसी टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाएं that you think are important for your syllabus, so you can please let us know and we'll make sure अगर वो topic relevant हुआ तो we'll make a detailed explanatory video on that particular topic। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, गुड बाय।